नमस्कार। खबरें भी तक देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं हाजिर हूं आपके दरमियान अपनी खास पेशकश खबर की तह तक लेकर। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत अपने इस खास कार्यक्रम की। चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट दे रहा है आपको। महिला जूनियर कोच से छेड़छाड़ मामले में बड़ा अपडेट है। चंडीगढ़ पुलिस ने चालान पेश किया है अदालत में। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया है। छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराएं दर्ज की गई हैं मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ। अब पूरे मामले में अदालत सुनवाई करेगी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अब पूरे मामले में अदालत सुनवाई करेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में इस मामले में चालान पेश किया है। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया है और छेड़छाड़ समेत विभिन्न धाराएं दर्ज की गई। अब इस पूरे मामले में अदालत सुनवाई करेगी। ये बड़ा अपडेट है और इस खबर की तह तक जाएंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम में। सिलसिलेवार तरीके से आपको तमाम अपडेट भी देंगे और इस खबर को तफसील से भी समझेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अदालत में। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। हमारी साथी हरसिमरत पॉल भी हमारे साथ बनी हुई हैं और हमारे हरियाणा स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका रुख कर रहे हैं इस अहम खबर पर। मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चंडीगढ़ पुलिस ने चालान पेश किया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ सरगर्मियों का इशारा किया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे जितेंद्र? देखिए, ये पूरा मामला है संदीप सिंह के और एक महिला जूनियर कोच ने जो आरोप लगाए थे उससे जुड़ा हुआ। 31 दिसंबर 2022 का ये पूरा मामला है और आज करीब 8 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था और उसके बाद एसआईटी इस पे गठित की गई थी। लगातार इस पूरे मसले की जांच की जा रही थी और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्री संदीप सिंह से भी इसमें पूछताछ की गई थी। खेल मंत्रालय भी उनसे ले लिया गया था क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे थे कि अगर उनके पास मंत्रालय रहेगा तो ऐसी स्थिति में वो प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि महिला जूनियर कोच जो है उसी विभाग के अंतर्गत आती है। लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष की मांग थी या जो बातें कही जा रही थी वो उनकी जो है मंत्री पद से ही इस्तीफे को लेकर के की जा रही थी। अब करीब 750 पेज की जो ये कह सकते हैं जो चालान है वो पुलिस की तरफ से, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पेश कर दिया गया है। हालांकि इस चालान के अंदर जो तमाम जो धाराएं हैं उन धाराओं को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो धाराएं लगी गई थी उसमें से कुछ धाराओं को कम किया गया है और इसको लेकर के महिला जूनियर कोच के जो वकील है उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर के भी कोर्ट के अंदर भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो अब ये देखना होगा किस तरीके की सुनवाई इसके अंदर होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस चालान को पेश करने के बाद अब ये देखना होगा कि मंत्री संदीप सिंह को लेकर के किस तरीके की उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कोर्ट की तरफ से जो भी सुनवाई होती है उसमें किस प्रकार की राहत मिलती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मौजूदा मॉनसून सत्र के दरमियान इस तरीके से उनका जो चालान जो पेश हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक सरगर्मियां सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र यहां पर किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर के धरने प्रदर्शन इस दरमियान किए जा रहे हैं ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब ये देखना जितेंद्र, आपको रोक रहे हैं यहाँ चंद लम्हों के लिए। हम हमारे साथ दीपांशु बंसल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दीपांशु बंसल जो है वो महिला कोच के वकील हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपांशु बंसल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार। और खबरें ये सामने आई है कि चंडीगढ़ पुलिस ने जो चालान पेश किया अदालत में, आप उससे मुतमईन नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लगता है कि इन धाराओं में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 को नहीं जोड़ा गया है, तो आपको इस पर ऐतराज है? नहीं, देखिए, बिल्कुल पहले दिन से जब से महिला कोच ने अपनी शिकायत दी उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक्यूज संदीप सिंह ने अटेम्प्ट टू रेप की कोशिश की, उनके साथ रेप करने की कोशिश की, और वो बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है और वो 164 के बयानों में भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। पर लेकिन पुलिस ने किन कारणों से 376 511 को नहीं लगाया ये तो भी देखने वाली बात होगी। परंतु अब माननीय अदालत के समक्ष जब अब ये चार्जशीट आ गई है
तो हम इस जो पॉइंट है 376, 500 वगैरह अटेम्प्ट टू रेप की धारा को जोड़ने के लिए जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा तो हम इसको पुरजोर तरीके से न्यायालय के समक्ष उठाएंगे। जी जितेंद्र, आपके पास कोई सवाल है वकील साहब से करने के लिए? दीपांशु बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं, पीड़ित महिला कोच के वकील। जी दीपांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना लंबा वक्त लगा है, अमूमन इस तरीके के जो मामले होते हैं, जो महिला छेड़छाड़ से जुड़े या दुष्कर्म के प्रयास की जो बात आप कर रहे हैं, हालांकि चालान में वो बात नहीं है, तो इस मामलों में इतना जो वक्त लगा है, अमूमन क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, और जो चालान पेश किया गया है उसमें और कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के आप चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर, या आप जो है? देखिए, सबसे पहले तो जब ऐसे मामले होते हैं कोई छेड़छाड़ के या क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले होते हैं, सबसे पहले पुलिस उसमें एक्यूज को अरेस्ट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एप्रीहेंशन, जो डर होता है वो ये होता है कि शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। और इस हमारे वर्तमान केस के अंदर जो एक्यूज है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्री है हरियाणा के, और वो उस विभाग के मंत्री थे जिस विभाग की वो एम्प्लॉई है। तो इस मामले में सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक्यूज को अरेस्ट ना किया जाना सबसे बड़ा सवाल था। और दूसरी चीज, आमतौर पर 60 दिनों से पहले 40 या 50 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, पर इस मामले में 8 महीने का समय लगा है। मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने आखिरकार अब जब चार्जशीट फाइल कर दी है तो मैं समझता हूँ कि एक्यूज को अब कोर्ट के समक्ष ट्रायल फेस करना होगा। और दूसरी बड़ी चीज जो आज पूरे, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो ये है कि शिकायतकर्ता को तो हरियाणा सरकार ने सस्पेंड करने का काम किया हुआ है, और कहीं ना कहीं हम उनको टर्मिनेट करने की भी तैयारी कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो एक्यूज है उसको अभी तक कुछ नहीं किया, चार्जशीट तो कल की फाइल हुई है और अभी सेशन भी चल रहा है, और वो सरेआम तौर से घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं न्याय संगत बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज वो ये है कि संदीप सिंह ने कोई ऐसी कोशिश नहीं करी या कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिसमें शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव ना बनाया गया हो। उन्होंने उस चीज को लेकर कंटिन्यू तौर के ऊपर जो कंसर्न ऑफिशियल थे उनको क्या आपके पास क्या तथ्य आए हैं इस प्रकार के कि उन्होंने ही कोई दबाव बनाया है, और इसको किस तरीके नहीं? से? देखिए, इस मामले में मैं समझता हूँ आपको शिकायतकर्ता जो है वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगी। मैं तो आपको उनके वर्जन पे बता सकता हूँ। उन्होंने कंटिन्यू चंडीगढ़ पुलिस के पास भी, हरियाणा पुलिस के पास भी कंटिन्यू रूप से उन्होंने जो सारी बातें उन्होंने तथ्यों के साथ अवगत भी कराया, और ये तो सामने भी आ गया, उनको बिना किसी कारण से सस्पेंड किया गया। दीपांशु जी, अब आगे कोर्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी? अब जब ये चालान पेश हो गया तो किस तरीके से अब संदीप सिंह को क्या क्या मुश्किलें जो है इसमें झेलनी पड़ेगी, और आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए, हमारी सबसे पहले जो मांग और सबसे पहला जो प्रयास है वो ये है कि इसमें अटेम्प्ट टू रेप की जो धारा है वो सबसे पहले जुड़नी चाहिए। जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होंगे, जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, जब भी कोई चालान पेश होता है उसके बाद कोर्ट उसमें चार्ज फ्रेम करती है, तो जब चार्ज फ्रेम होंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इस बात को लेकर, हम भी और हमारी पूरी टीम भी इस बात को लेकर पूरी पुरजोर तरीके से कोर्ट के समक्ष इस बात की मांग रखेगी कि 376, 500 वगैरह, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स वो बनते हैं। उन्होंने सारी बातें जो कही है वो सारी बातें उस हिसाब से, और चार्जशीट भी आ गई है तो उसमें देखते हैं 750 पेज की चार्जशीट बता रहे हैं। सारी चीजों को चेक करके मैं समझता हूँ कि अटेम्प्ट टू रेप की धारा सबसे पहले लगे, और उसके बाद संदीप सिंह जी को पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा जितने समय भी ट्रायल चले। ठीक है, वो ट्रायल में उनको खुद मौजूद रहना पड़ेगा अब, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल एक्यूज को हर तारीख। ठीक है दीपांशु जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच इसी खबर के हवाले से एक और अपडेट है हमारे पास। चंडीगढ़ से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने धरना और भूख हड़ताल के इशारे दिए हैं। संदीप सिंह को गिरफ्तार और बर्खास्त करने की मांग को लेकर उन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से उन्होंने ये धरना देने की बात कही थी। शाम 6 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे अनुराग ढांडा। पुलिस दुष्कर्म के प्रयास की धारा को भी जोड़े संदीप सिंह के खिलाफ जो चालान पेश किया गया है उसमें। इस अहम खबर को लेकर मेरी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं का रुख कर रहे हैं आप। हरसिमरत, आम आदमी पार्टी के हरियाणा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने यह ऐलान किया है, शाम 6 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भी की जाएगी। उन्होंने दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जोड़ने की बात की है, संदीप सिंह को बर्खास्त करने की बात की है। क्या अपडेट है हरसिमरत आपके पास? कहां पर यह धरना दिया जाएगा, किस तरह का ये प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से संदीप सिंह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हाल ही में चार्जशीट दाखिल होने की बात भी सामने आई थी। इसके बावजूद जो है आम आदमी पार्टी इस मामले को भुनाने में लगी हुई है और आज भूख हड़ताल जो है वो रखी गई है। एक दिन की ये सांकेतिक भूख हड़ताल रहेगी जो कि सुबह 9 बजे से शुरू की गई है। आपको बता दें कि सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड के पास जो है वहां पर अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, उनके द्वारा यह भूख हड़ताल शुरू की गई है।
साथ ही आपको बताएं कि कई जो मामले हैं वो चंडीगढ़ पुलिस ने भी साफ किए हैं, जैसे बयान लिए जा चुके हैं, चार्जशीट तक दाखिल की जा चुकी है। पर अनुराग ढांडा का ये कहना है कि संदीप सिंह को चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद जो है अभी तक मंत्री पद पर क्यों बनाया हुआ है, उसको वहां से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से ऐसे चार्जेस जिसके ऊपर लगते हैं और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसे ही संदीप सिंह के साथ भी होना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय विधानसभा का सत्र जो है, मानसून सत्र चल रहा है, ये शुरू हुआ है और इसके बीच भी संदीप सिंह अभी तक हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार उठाते गए हैं। जी, तो यानी हरसिमरत, आम आदमी पार्टी अब इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है पूरी तरह से। इससे पहले भी काफी चर्चाएं जब इस मामले की रही, अब नए सिरे से जबकि चालान पेश किया गया कोर्ट में पंजाब पुलिस की तरफ से, तो तमाम पार्टियां एक एक करके एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। अनुराग ढांडा के साथ और कौन से अहम चेहरे आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे हरसिमरत? जी, आपको बताएं कि अनुराग ढांडा जो है वो खास तौर पर यहाँ रहेंगे और उनके साथ जो है यूथ के लोग हैं वो हैं। इसके अलावा और जो पार्टी में उनके कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब संदीप सिंह का मामला उछला था तो उस समय जो उनका हलका है विधानसभा हलका है पेवा, और वहां पर भी इन्होंने घर घर जाकर के ये बात बोली थी कि हम लोग जाकर उनके कारनामे उजागर करेंगे। इसके अलावा भी कई और प्रदर्शन जो है इससे पहले आम आदमी पार्टी कर चुकी है। और अब हाल ही की बात की जाए तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी अब संदीप सिंह जैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं, तो उनका कहना है कि इनको वहां से हटाया जाए और इसको लेकर के आज भूख हड़ताल का सांकेतिक भूख हड़ताल भी इनकी तरफ से की गई है। ठीक है हरसिमरत, अभी हम एक अहम खबर का रुख करेंगे शिमला से, और आपको बता दें कि हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे इस खबर पर। लेकिन पहले खबर आपको बता दें, अडानी ने सेब के रेट खोल दिए हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कम रेट जारी किए गए हैं अडानी की तरफ से सेब के, तो कम रेट जारी करने पर सवाल उठाया उन्होंने। मार्केट रेट से कम दाम देने पर उन्होंने इसका आरोप लगाया, मार्केट गिराने का आरोप लगाया। बागवानों और अन्य हितधारकों से बात करनी चाहिए थी, उनका कहना है। कुलदीप राठौर ने सीएम से भी इसे लेकर बात की। कुलदीप राठौर ने कहा कि इनके साथ अभी एमओयू भी साइन नहीं हुआ, हमने उन्हें सब्सिडी और सस्ती जमीन इसलिए दी थी कि आढ़तियों के शोषण से बचाएंगे। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि 95 रुपए का रेट घोषित किया गया है, जो बहुत कम है, जबकि मार्केट में 120 से 160 रुपए तक बिक रहा है सेब। सुनते हैं कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने आखिर क्या कहा। देखिए, इस वक्त जो परिस्थिति है, जब मुझे प्रदेश कांग्रेस और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर सीधे जुड़े, उन्हीं का रुख करें। प्रदीप, कुलदीप राठौर ने अडानी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेब के कम रेट तय किए हैं उन्होंने ये भी कहा कि अभी एमओयू भी साइन नहीं हुआ, इनको बीच में इसलिए लिया गया था कि आढ़तियों के शोषण से बागवानों को बचाया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया एक बार फिर से। आप तफसील से बताइए, इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे प्रदीप हम? बिल्कुल, देखिए, आपने इस बार देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो किलो के हिसाब से सेब बेचने का एक नया सिस्टम जो है शुरू किया गया था, उसके कारण सेब कहीं ना कहीं उस पर राजनीति भी हुई थी। और हमेशा से देखा गया है कि जब भी अडानी यहाँ पर सेब खरीदने आता है तो उस वक्त ये विषय बहुत जोर शोर से उठता है कि जो बागवान है उनको सही दाम नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अडानी के साथ जो पूर्व में जब हिमाचल प्रदेश में सीए स्टोर बनना था, और वो कांग्रेस गवर्नमेंट में यानी उस वक्त 2012 से 16 के बीच में ये शिमला में ही एक सीए स्टोर बनाया गया था। लेकिन बाद में ये सवाल उठा कि अडानी जो बागवान है उनको सेब के सही दाम नहीं दे रहे हैं, और जब सेब खरीदने की बारी आती है या अडानी जब मार्केट में उतरते हैं तो सेब के इतने कम दाम कर लेते हैं कि उससे मार्केट खराब हो जाती है। और यही सवाल कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के विधायक हैं, ठियोग से ये विधायक है, इन्होंने उठाया है। पहले इन्होंने पूर्व में विधानसभा में भी ये विषय उठाया था और एक बार फिर से इस विषय को उठाया है, और ये भी कहा कि अब जो मॉनसून सत्र आएगा उसमें भी हम अपनी बात रखेंगे कि जो बागवानों को उचित दाम मिलने चाहिए थे सेब के, वो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही अडानी ने सेब के रेट्स खुले थे, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। उसमें बागवानों की प्रतिक्रिया सामने आई थी, और उसमें जो प्रीमियम सेब होता है, यानी जो सबसे अच्छा सेब है, अच्छे कलर का 100% कलर जो वाला सेब होता है, उसको 95 रुपए जो है वो प्रति किलो के हिसाब से रेट तय किए गए।
जबकि मार्केट की अगर बात करें तो 110 रुपए भी, 120 रुपए भी और कुछ दिन पहले 160 रुपए किलो तक सेब बिके हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि जब ये दाम कम हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर मार्केट पर पड़ेगा और मार्केट में जो आड़ती इस वक्त अच्छे रेट पर सेब ले रहे हैं वो भी कम जी। रेट पर सेब लेना शुरू करेंगे। इसका सीधा नुकसान जी। बागवानों को होगा। प्रदीप, इस फिलहाल अब ये खबर में एक विषय- अपडेट ये भी है कि अडानी की तरफ से, अडानी प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया गया। अडानी प्रबंधन ने सेब के रेट गिराने के आरोपों पर जवाब दिया है। प्रदीप, अडानी प्रबंधन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की सेब खरीद के लिए अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड द्वारा जारी किए गए खरीद मूल्यों के बारे में बहुत सारी फर्जी खबरें और सूचनाएं प्रसारित की जा रही। इस साल लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण किसानों को नुकसान को ध्यान में रखते हुए AAFL ने गुणवत्ता में भी छूट देने का फैसला किया है। तो यानी कि अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है इसे लेकर, और सेब की कीमतों को लेकर क्या वाकई बागबानों को प्रभावित होना पड़ेगा? प्रदीप, इस बार क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मुमताज, जो अडानी प्रबंधन है, जो शिमला में ही ये कंपनी है और इनका शिमला में ये स्टोर है, इनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग भ्रामक जानकारी जो है लोगों को दे रहे हैं। उसमें चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे बाकी भी कुछ किसान संगठन भी इस बात को, अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि जो हमने 95 पे रेट रखे हैं वो इसलिए रखे हैं क्योंकि हम, जो बागवान हमारे साथ जुड़ा है, उसको हम जो क्रेट्स हैं, यानी क्रेट्स में हम सेब लेते हैं, उसको कोई पैकेजिंग मटेरियल यूज नहीं करना पड़ता है। तो जो 15 से 20 रुपए का खर्चा उसका पैकेजिंग मटेरियल पर आता था या ट्रांसपोर्ट पर आता था, वो उस खर्चे को हम वहन कर रहे हैं, हम उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। ये उनका तर्क है कि इसीलिए हमने ये 95 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट्स रखे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात जो बागवान संगठनों की करें, उनका भी तर्क यही है कि हमें रेट्स कहीं ना कहीं कम मिलेंगे और इसका असर जो है, जो लदानी यानी जो आड़ती है, लदानी है, उन पर पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि अगर अडानी 95 रुपए किलो रेट दे रहा है तो हम 120 रुपए 25 रुपए किलो रेट क्यों दें? तो ये कहीं ना कहीं एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो तर्क वितर्क बेशक हो रहे हैं और इसमें एक बड़ा सवाल जो कुलदीप राठौर ने उठाया कि अडानी के साथ MOU भी अभी प्रॉपर कैसे नहीं हुआ है कि कैसे खरीदना है, क्या चीजें करनी है। हालांकि जब जमीन यहाँ पर अडानी को दी गई थी तो उस पर सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी गई, जो CA स्टोर बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है, उसके साथ साथ जमीन कम दामों पर गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बागवानों का ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश हो रही है। अडानी ने भी अपना पक्ष रखा है कि हम इनके लिए, जो बागवान हैं उनके साथ, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम साल में चाहे वो फसलों को मौसम से जुड़ी जानकारी देनी है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। प्रदीप, इस बीच हम देहरादून से एक अहम खबर का रुख करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से विधायक रेणु बिष्ट ने मुलाकात की है। विधायक रेणु बिष्ट ने विकास कार्यों पर संतोष जताया। साथ ही रेणु बिष्ट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट की सफाई भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक रेणु बिष्ट से स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी पर सवार करती नजर आ रही हैं। इसे लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। फिलहाल इस मामले में अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके साथ ही रेणु बिष्ट से उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दी। और इस अहम खबर की तह तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड देहरादून से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। राव शफात, विधायक रेणु बिष्ट ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दरअसल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर इलाके में इतने सालों से कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, जबकि उस दौर में खुद बीजेपी की सरकार भी यहां पर रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है कि उन्होंने सफाई दी अपनी इस वायरल पोस्ट के लिए। आप बताइए कैसी थी ये मुलाकात, क्या चर्चाएं हुई, आखिरकार नतीजा क्या निकला इस वायरल पोस्ट को लेकर? मुमताज, देखिए, रेणु बिष्ट चूंकि भाजपा के विधायक हैं और यमकेश्वर विधानसभा से वो भाजपा की विधायक हैं। यमकेश्वर विधानसभा पौड़ी में पड़ती है और आपने सुना होगा कि ऋषिकेश का कुछ हिस्सा यानी कि लक्ष्मण झूला, राम झूला, 84 कुटिया, ये उसी क्षेत्र का हिस्सा है। बड़े धार्मिक स्थल है, ऋषिकेश को धर्म नगरी भी माना जाता है। रेणुका बिष्ट ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि उस विधानसभा की जनता ने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, वो समझती है, लेकिन 20-22 वर्षों में विधानसभा के साथ छल हुआ है, लेकिन आपने मौका दिया है तो वो काम करेंगे। बस यही पंक्ति उनके लिए फजीहत का सबब बनी है मुमताज, क्योंकि अब से 5 दिन पहले ये पोस्ट लिखी गई थी और राजनीतिक लोग जब पोस्ट लिखते हैं सोशल मीडिया पर
तो उसका जो मायने होते हैं वो बहुत भोले भाले मायने नहीं होते, उसके मायने भी राजनीतिक तौर पर ही होते हैं। इस पोस्ट को लेकर के विपक्ष ने भी सवाल उठाया, उधर हलचल मच गई भाजपा खेमे के अंदर। जब भाजपा ने ये पोस्ट देखी, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हुई कि भाजपा की विधायक खुद ये लिख रही है कि 20-22 वर्षों में यमकेश्वर विधानसभा के साथ छल हुआ है, तो इसको उन्होंने नोटिस भेजा रेणु बिष्ट को, भाजपा पार्टी ने, और एक जवाब मांगा। लेकिन अब जवाब में रेणु बिष्ट ने बोला है कि उनके जो पोस्ट है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। उनका मकसद ये नहीं था जो वो कहना चाहती थी। वो सम्मान करती हैं जनता का, लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसलिए भ्रम की स्थिति है। अब क्योंकि भाजपा पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था, अब जवाब में उन्होंने भाजपा पार्टी के उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनसे मुलाकात की और अपना जवाब दिया। और जवाब में, जैसा मैंने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उनकी जो पोस्ट है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही थी, और हकीकत इस सीट की जान लेते हैं, तह तक अगर करें तो 5 बार इस विधानसभा सीट से भाजपा के ही विधायक रहे हैं, भाजपा का ही कब्जा रहा है। 2002, 2007, 2012, 2019, 2022 ये वो वर्ष है जब विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में हो, और यहाँ से भाजपा ही हमेशा से जीतती रही है। राव शफात कहते हैं कि सियासत में ओनली रेयर थिंग्स आर हैपेंड बाय चांस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपेंड बाय चॉइस। तो क्या रेणु बिष्ट और पार्टी के बीच किसी किस्म के क्लैशेस कभी सामने आए हैं? क्योंकि ये सिर्फ इत्तेफाक भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता कि एक पोस्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या लगता है आपको? मुमताज, देखिए, स्पष्ट आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हो सकता है। और क्योंकि पोस्ट, मैंने जैसा अभी कहा कि जब राजनीतिक लोग कोई पोस्ट लिखते हैं किसी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर, तो उसके मायने बहुत ही पेचीदा होते हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि जिस पोस्ट को लिखा गया है उसके पीछे का मकसद क्या है। हालांकि साफ तौर पर तो देखिए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये नहीं कहती कि अंदरूनी तौर पर कोई नाराजगी है, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर कोई पोस्ट लिखी जाती है तो उसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। क्योंकि भाजपा ये मानती है कि सबसे बड़ा डिसिप्लिन है, और भाजपा पार्टी में वाकई में डिसिप्लिन देखा जाता है कि किसी को अगर कोई शिकायत है तो वो पहले पार्टी के फॉर्म पर रखेगा, पार्टी के नेताओं से चर्चा करेगा, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर रखता है। और यही नाराजगी अब दिखाई भी दी, क्योंकि जैसे ही रेणु बिष्ट ने अपनी पोस्ट को किया, उसके पीछे के मायने तो सब समझते हैं कि 20-22 वर्षों में, इसका मतलब है कि उनकी विधानसभा में कोई काम नहीं होगा, विकास कार्य नहीं हुए होंगे। उनसे पहले जो यहाँ की विधायक रही हैं रीतू खंडूड़ी, वो बीसी खंडूड़ी की यानी पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रही हैं, और अभी हालिया विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वही विधायक रही हैं। रेणु बिष्ट ने जो लिखा है उसके राजनीतिक मायने सब समझते हैं, सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से उन्होंने पोस्ट को लिखा है। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भले ही की जाए, लेकिन जनता भी समझती है कि आखिर वजह क्या थी इसको पीछे इस पंक्ति को लिखने की। अब रेणु बिष्ट ने अपना जवाब तो देखिए पार्टी को दे दिया है, लेकिन पार्टी को थोड़ा सा झटका इसमें इस बात से कह सकते हैं कि जो पार्टी डिसिप्लिन का जिक्र करती हो, अनुशासनता का जिक्र करती हो, और उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता नहीं बल्कि विधान जो भाजपा के, बिल्कुल ठीक कहा आपने राव शफात, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो समंदर के इन्हीं लहरों के तमाम साथी सब ये देखेंगे किनारे पर ही कि किनारा कौन करेगा। बेहद शुक्रिया आपका राव शफात इस तमाम बातचीत के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए। प्रदीप ठाकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबर की तह तक जाने के लिए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में खबर की तह तक जाने के लिए। और सिमरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ।